अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि सऊदी अरबिया में उम्रा के 3 अहम कवानीन हैं। ये कवानीन तमाम मुसलमानों को जो उम्रा की ख्वाहिश रखते हैं या जिनकी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई उम्रा पर जाना चाहता है उनको लाजमी मालूम होने चाहिए ताकि उनको मसला या परेशानी दरपेश ना आए। सबसे पहले मेरा मकसद तो यही होता है कि मैं आपकी रहनुमाई करूं और हर नई से नई मालूमात आपको दुरुस्त तरीके तक पहुंचाऊं, क्योंकि उम्रा करना एक बहुत बड़ी सआदत, बहुत बड़ा नेकी का काम है। लिहाजा ये भी बहुत बड़ी नेकी है कि मैं आपको दुरुस्त मालूमात फराहम करूं और इससे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। हालांकि बहुत सारे चैनल और बहुत सारे ट्रैवल एजेंट हैं, वो आपको पूरी तरह सच नहीं बताते, सही तरीके से आपको गाइड नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि इस तरह उनकी जो ट्रैवल एजेंसी है इनके कारोबार को नुकसान हो सकता है या इनकी प्रॉफिट में कमी आ सकती है। पहली बात तो ये है कि उम्रा वीज़ा हासिल करना इतना आसान नहीं होता जितना कि आप समझते हैं। आपको लगता है कि बस पासपोर्ट की जो स्कैन कॉपी है वो दी और पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर दी और आपका वीज़ा लग के आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हालांकि ये ई वीज़ा होता है, 2 दिन में लग कर आ जाता है, मतलब 48 आवर्स का इसका प्रोसेस टाइम होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपसे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट मांग लिया जाता है। आपसे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट इसलिए मांग लिया जाता है कि अगर कौंसलेट को किसी तरह से आप पर शक हो, उनको ये डाउट हो कि आप उम्रा वीज़ा हासिल करके वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आप जो वैलिडिटी उम्रे की 90 डेज़ की होती है, इससे ज़्यादा ओवर स्टे कर सकते हैं, कहीं आगे पीछे जा सकते हैं, कहीं पे काम इलीगली तौर पर कर सकते हैं या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, या इसके अलावा 2-3 तरह से आपका वीज़ा तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है। अगर ऑलरेडी आपका वीज़ा लगा होगा, पहले से आपके पास सऊदी अरबिया का वीज़ा होगा, फिर तो ये लगेगा ही नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा ये तरीका है कि अगर आप ब्लैक लिस्ट हैं, मिसाल के तौर पर आपने वहाँ पे कोई कानून की खिलाफ वर्जी की होगी, कोई लोन लेके वहाँ से भागे होंगे, या इवन के आपका अगर कोई फादर मदर बहन भाई कोई फैमिली मेंबर ने भी कोई उधर इलीगल काम किया होगा और आप ब्लैक लिस्ट हो चुके होंगे, तो सारी फैमिली मेंबर की जो ट्री है वो उनके कंप्यूटर में आ रही होती है। और इसकी वजह से ना सिर्फ सऊदी अरबिया बल्कि जितने भी गल्फ ममालिक हैं या जीसीसी कंट्री, इनमें भी आपको नुकसान हो सकता है। मतलब अगर आप दुबई, मस्कत, अमान, कुवैत इन कंट्री में या बहरीन में या कतर में जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको नुकसान हो सकता है। आपका रिकॉर्ड आ रहा होगा कि फलां बंदे ने या इसकी फैमिली ने ये वाला ला तोड़ा है। इसीलिए इस बात का आपको ख्याल लाजमी रखना चाहिए। डाउटफुल काम वहाँ पे जाकर नहीं करना। लेकिन अगर सऊदी एम्बेसी को या कौंसलेट को आप पे कोई डाउट होता है तो ये भी हो सकता है कि वो आपका पासपोर्ट ओरिजिनल मंगवा लें। ये भी हो सकता है आपको वहाँ पे बुला के छोटा सा इंटरव्यू कर सकें। मोस्टली ये ज़्यादा इशू वाली बात नहीं होती, लेकिन आपने जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर देनी है वो कोशिश करना है कि फ़्रेश पिक्चर दें। उसकी वजह यह है कि अगर आपके पासपोर्ट की पिक्चर और जो आपने पिक्चर प्रोवाइड की होती है, पासपोर्ट साइज जो पिक्चर होती है, वो दोनों मैच ना कर रही हों तो फिर भी थोड़ा सा इशू बन सकता है। आपको वो बुला सकते हैं। हो सकता है कि मज़ीद आपको वीज़ा देने से पहले एम्बेसी तहकीक कर ले। दूसरा, अगर आप ओवर स्टे करते हैं तो एक बात जान लीजिएगा कि ना सिर्फ आपको जुर्माना होता है बल्कि खुद ट्रैवल एजेंसी जो आपको वीज़ा फराहम करती है उसको भी जुर्माना होता है। उसको 25,000 रियाल तक फ़ाइन पे करना पड़ता है। यही वजह है कि जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं वो बगैर तल्लुक से आपको वीज़ा फराहम नहीं करते, किसी ना किसी रेफरेंस से आपको वीज़ा देते हैं। अदरवाइज़ मोस्टली मैंने देखा हुआ है जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं वो अपना एरिया या अपने करीबी जो गांव देहात हैं या करीबी जो शहर के लोग हैं किसी ना किसी तरीके से रेफरेंस निकाल कर उनको वीज़ा देते हैं। दूर दराज इलाकों के लोगों को वीज़ा नहीं देते, उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। मिसाल के तौर पर एक बंदा अगर लाहौर बैठा हुआ है, ट्रैवल एजेंट है, तो वो कराची के लोगों को वीज़ा प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि वो रिस्क नहीं लेता। 25,000 रियाल बहुत बड़ा फ़ाइन है, आलमोस्ट 20 लाख के करीब पाकिस्तानी रुपए बनता है। और आपको पता है कि जो बंदा वहाँ पे जाके स्किप हो जाता है, ओवर स्टे कर लेता है, वो बाद में ट्रैवल एजेंट की या किसी की भी नहीं सुनता, वो अपनी मर्जी करता है और उससे पैसे निकलवाने भी काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। मैंने आपको सेकंड थिंग बता दी। तीसरा, आपने एक चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है कि उम्रा के लिए आप सऊदी अरबिया में किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। आपको पता है कि 1-2 साल पहले रूल्स और था। आप सिर्फ सऊदी अरबिया उम्रा वीज़ा आपके पास होता था तो आप या तो जद्दा में लैंड करते थे या मदीना पाक में लैंड करते थे, क्योंकि आपने उम्रा करने के लिए या तो मदीना शरीफ से जाना होता है या आपने जद्दा से मक्का पाक जाना होता है। लेकिन अब सऊदी अरबिया का जो विजन 2030 है
उसके मुताबिक सऊदी अरबिया चाहता है कि 2030 तक हमारे कंट्री के अंदर बहुत बड़ी टूरिज़्म आए, टूरिज़्म से हमारा कंट्री ग्रो करे, बूस्ट करे, बहुत ज़्यादा हम पैसा कमाएं, क्योंकि सऊदी अरबिया को भी पता है कि आगे आने वाले दिनों में पेट्रोल की इजारादारी ख़त्म होने वाली है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही है। तो वो चाहते हैं कि सिवाय इसके कि हम पेट्रोल के ऊपर डिपेंड करें, हम अपने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए किसी और चीज़ पर भी डिपेंड करना चाहिए हमें। तो इस वजह से वो टूरिज़्म को फ़रोग देने की वजह से, पहले आपको पता है कि 2-3 साल पहले 30 दिन का उम्रा वीज़ा लगता था, स्टिकर वीज़ा होता था, लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से आपको ई वीज़ा मिलना शुरू हो गया है और 90 डेज़ का वीज़ा मिलना शुरू हो गया है। और इसी वजह से सऊदी अरबिया ने यह भी सिचुएशन ख़त्म कर दी है कि आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि आप होटल बुकिंग करवाएं या ना करवाएं या वहाँ पे जाके करवाएं, कि आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी शहर में जाएं, जहाँ मर्ज़ी घूमें, जितनी दफ़ा मर्ज़ी उम्रा करें। तो आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। दूसरा, किसी भी एयरपोर्ट पे आप जाते हैं तो एयरपोर्ट जो इमिग्रेशन का अमला है वो आपसे ये नहीं पूछ सकता कि आप उम्रा वीज़ा पर आए हैं तो आप इस एयरपोर्ट पे क्यों आए हैं, मिसाल के तौर पर दमाम, रियाज, किसी और एयरपोर्ट पर आप क्यों आए हैं वो आपसे नहीं पूछेगा, बल्कि आपकी क्लियरेंस कर दी जाएगी। बाकी आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने ट्रांसपोर्ट वाउचर ट्रैवल एजेंट से लाजमी लेना है, क्योंकि जिस शिरके का आपका वीज़ा लगा होता है उसी शिरके की तरफ से ट्रांसपोर्ट आपको फ्री दी जाती है। लिहाजा पहले तो ट्रांसपोर्ट वाउचर नहीं होता था, फिर भी उसी शिरके की बसें आपको ले जाती थी। अब थोड़ी सी सख्ती है, बल्कि अभी आप अगर वाउचर नहीं लेते ट्रांसपोर्ट का तो 1400 रियाल तक ट्रैवल एजेंट को जुर्माना भी पड़ता है, जिसकी वजह से आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह ही आपने किसी भी एयरलाइन में ट्रैवल करना है तो पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी बनवाना है। ये भी पहले आपको ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब पाबंदी है, आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा अगर आपके पास पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ना हुआ। अगर आप समझते हैं कि आप एयरपोर्ट पे जाके वहाँ से पोलियो पीकर वहाँ से कार्ड बनवा सकते हैं, तो वहाँ पे इनके पास कार्ड की कमी की वजह से सम टाइम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। आपने किसी भी अपने कंट्री के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है जिनको मंजूर किया गया है वहाँ से आपने वैक्सीन पीनी है, उसके बाद कंप्यूटर में एंट्री करवानी है और नादरा की तरफ से आपने ऑनलाइन ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 100 रुपीज़ पे करके पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लेना है। उम्मीद है ये नए कवानीन और नई मालूमात आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब रखें जितने भी नए हैं, ताकि आपको नई से नई मालूमात मिलती रहे और कोई भी आप लेटेस्ट मालूमात मिस ना कर पाएँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।